हेलो स्टूडेंट्स, 64वां बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो चुका होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना है। जिनका हो चुका है उनका किस्मत तो बीपीएससी के जो बॉक्स है उसमें ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, और जो लोग अभी इंटरव्यू देना है उन पर उनमें थोड़ी घबराहट होगी कि पता नहीं हमसे क्या पूछा जाएगा। अब तक का जो इंटरव्यू हुआ है उससे ये पता लगता है कि इंटरव्यू में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर बैकग्राउंड से क्वेश्चन है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है। इसके अलावा जो देखा जा रहा है कि कुछ आपके कोर्स, जैसे आप जॉब करते हो तो जॉब से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर आपका कुछ करंट इशू से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने सुना था कभी कि जो हॉबी से नहीं पूछता है, लेकिन पिछले दिनों में देखा कुछ हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा गया। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ना किसी तरह स्पेसिफाइड नहीं होना, बल्कि आपको ओवरऑल तैयारी करनी है ताकि जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उत्तर लिख सको या उत्तर दे सको। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? इंटरव्यू का उद्देश्य होता है एग्जामिनर द्वारा एग्जामिनी के उन पक्ष को देखना जिन्हें रिटन एग्जाम द्वारा जांचा जाना संभव नहीं है। मतलब आप समझ लो कि ये मुख्य परीक्षा जो हुआ है उसके दो भाग हुए, एक लिखित परीक्षा हुआ, एक साक्षात्कार हुआ। तो लिखित परीक्षा का पूरक परीक्षा हुआ जिसमें आपके व्यक्तित्व की जांच की जाएगी। आप में ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि एक ऑफिसर के जो गुण होते हैं आप में मौजूद है या नहीं है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको, जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात रखते हैं या फिर लोक सेवा से ही इन जनरल भी ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको ये कुछ टिप्स दे पाऊंगा, कुछ अपने विचार साझा कर पाऊंगा, ताकि इंटरव्यू में अब तक जो पूछे गए उसके हिसाब से और आने वाले संभावित ट्रेंड के हिसाब से आप खुद को तैयार कर सको। जैसा कि अभी तक मेरे कुछ स्टूडेंट जो इंटरव्यू दिए उन्होंने बताया कि पूछा गया प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में फर्क क्या है, लोक प्रशासन नाकाफी है, क्यों नहीं इसे समाप्त कर दिया जाए, क्या आज लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच दूरियां घटती जा रही है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर ये सब क्वेश्चन पर वर्कआउट किया जाए तो बेसिक, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक क्वेश्चन को आपको वर्कआउट करना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट यही सब में उलझ जाते हैं। उनके उद्देश्य रहता है कि बहुत अच्छा उत्तर दूं, और बहुत अच्छा उत्तर देने के हिसाब से वे अपना जो मौलिक उत्तर होता है वह न देकर बुकिश उत्तर या फिर किसी द्वारा सुनाया गया उत्तर दे देते हैं, जो ठीक नहीं होता है। तो उत्तर देने के पहले आप अपने शब्दों को, अपने उत्तर को खुद नाप तोल ले, फिर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत आपसे जवाब अपेक्षा नहीं, आप कुछ देर रुक जाए, सोच ले, उसके बाद उत्तर दे, और यह सुनिश्चित करें कि आपका उत्तर संतुलित हो, अनबायस्ड हो, किसी तरफ झुका हुआ ना हो। एक ऑफिसर जो होना चाहिए, प्रशासक अधिकारी, उसके मर्यादा के अनुरूप हो। फिर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सरकार के जो पॉलिसी, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्सा बनने वाले हो, तो उस परिस्थिति में आपका उत्तर सरकार के नीति के बिल्कुल अनुरूप तो नहीं, मैं बोलूँगा कि आपको जी हजूरी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको अपनी बात रखनी है तो रख कर, लेकिन अंततः आपको सरकार की नीति को समर्थन करना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि आप प्रशासन का हिस्सा हो, आप सरकार का हिस्सा, आप शासन का हिस्सा हो, और ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया कि अच्छे बतलाइए कि जो क्या कहते हैं कॉम्पेशन और एफिशिएंसी में जो इम्पोर्टेंट कौन है। मतलब आप कार्य में तेजी को ज्यादा तवज्जो दीजिएगा या फिर करुणा या फिर एथिक्स को ज्यादा तहजीह दीजिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसी पर वर्कआउट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सिविल सर्विस में जितने भी विषय है उसमें सबसे ज्यादा रेलिवेंट जो आपके भावी कैरियर से संबंधित है वो लोक प्रशासन है। और जो स्टूडेंट दूसरे ऑप्शनल से भी सिविल सर्विस दे रहे हैं उन्हें भी ट्रेनिंग में लोक प्रशासन पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट आप लोक प्रशासन में ही काम करने जा रहे हो
और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने ऑप्शनल रखा, उनसे तो और भी उम्मीद किया जाता है कि वह इसके बारे में और विशेष जानकारी जानते हो या एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने पर उत्तर दे। तो आप इससे जानते हैं कि लोक प्रशासन जो विषय है उसके 2 सेक्शन हुए, खंड, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हुआ, सेक्शन 2 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। सेक्शन 1 को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं और सेक्शन 2 को हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये दोनों काफी एक दूसरे से क्लोज है, काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच काफी इंटर रिलेशन है। केवल डिफरेंस ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जनरल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, थ्योरेटिकल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, यूनिवर्सल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं और नॉर्मेटिव परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, यानी क्या होना चाहिए इस पक्ष का अध्ययन करते हैं। और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम इकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, बिहेवियरल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, कह सकते हो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, और कह सकते हो कि बिहेवियर एक्चुअल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं कि लोक प्रशासन वास्तव में कैसे काम करता है। सेक्शन 1 में क्या करना चाहिए और सेक्शन 2 में क्या करता है, ऑट टू बी, इज टू बी, उसमें क्या होना चाहिए, भर्ती कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, संगठन कैसा होना चाहिए, मुख्य कार्यपालक कैसे होने चाहिए, ये सब किस में देखते हैं, सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं कि मुख्य कार्यपालक का क्या कार्य करता है, कैसा आचरण करता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्यकरण कैसे होता है, वगैरह वगैरह। दोनों में एक सिद्धांत हुआ, एक व्यवहार हुआ। सिद्धांत और व्यवहार जुड़ा हुआ है और हर, जैसा कि मैकग्रेगर का आपने सुना होगा, हर व्यवहार किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, समझ रहे हैं। तो सिद्धांत तो उसको आधार प्रदान करता है, बगैर सिद्धांत का व्यवहार जो होगा वह प्रभावी नहीं हो सकता है, लक्ष्य विहीन हो सकता है, लक्ष्य से भ्रमित हो सकता है। इसलिए जैसे आप देखो, आपका जो भी, जैसे सपोज कीजिए आपका दैनिक जीवन है, उसके भी अपने सिद्धांत हैं, और सिद्धांत के अनुरूप अगर आप व्यवहार में आचरण करेंगे तो जीवन सुगम होगा, सफल होगा, जीवन प्रभावी होगा। और आप जो जीवन के निर्धारित सिद्धांत के विपरीत जाएंगे तो निराशा, अवसाद और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है या हर व्यक्ति इंडिविजुअल से कि वह सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार करे। सिद्धांत जो है ना, व्यवहार को दिशा निर्देश करता है, पथ प्रदर्शन करता है, समझ रहे हैं। सो दिस इज थ्योरी, इसको कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि लोग सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं। पहला टॉपिक जो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका ऑप्शनल क्या है या आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। तो बोलेंगे आप कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। अच्छा बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब यहीं से शुरू हो जाता है आपका विषयगत जानकारी की परीक्षण। तो आप सोचते हो मैं क्या बोलूं, कोई अच्छा डेफिनेशन दूं वगैरह वगैरह। उस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट किताबी परिभाषा दे देते हैं, वुडरो विल्सन का परिभाषा दे दिया, एल डी वाइट का परिभाषा दे दिया, तो उसमें कंफ्यूजन होता है और कभी कभी काउंटर क्वेश्चन ही बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो कि सामान्य तौर पर लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन 2 शब्दों के योग से बना है। समान अर्थ में लोक का अर्थ सरकार होता है और प्रशासन का अर्थ कार्यों का प्रबंधन करना होता है, यानी सरकार द्वारा नागरिक महत्व के कार्यों का जो प्रबंधन होता है उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप बोल सकते हैं लोक प्रशासन जो है मतलब यहाँ तक डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब उससे काउंटर पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए कि लोक प्रशासन में संगठन भी है, प्रबंध भी है, प्रशासन भी है, इन तीनों में क्या संबंध हो सकता है। तो अब बोलेगा प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें संगठन और प्रबंध दोनों सन्निहित होते हैं। इनफैक्ट संगठन ढांचा होता है समय और प्रबंध उसके शीर्ष पर आसीन होता है जो प्रशासन के कार्यों को संपन्न करता है। यानी कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो संगठन हो गया हार्डवेयर, प्रबंध हो गया सॉफ्टवेयर और प्रशासन हो गया एक सिस्टम। तो सिस्टम में जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसी प्रकार को प्रशासन में संगठन और प्रबंध है। बगैर प्रबंध के संगठन बेकार है और बगैर
प्रबंध के संगठन कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर जुड़ा हुआ, दोनों मिलते हैं तब एक व्यवस्था होती है। जैसे आप देखते हो कई दफा सरकारें बदलती है तो संगठन तो यही रहता है, केवल प्रबंध बदल जाता है और फिर उस हिसाब से परफॉर्मेंस निर्णय भी बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मंत्रिमंडल हुआ, मंत्री परिषद हुआ, ये सब प्रबंधन करते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर वगैरह वगैरह। जिला स्तर पर डीएम प्रबंधन करता है, राज्य स्तर पर सीएम प्रबंधन करता है, केंद्र स्तर पर पीएम प्रबंधन करता है वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो संगठन, प्रबंध और प्रशासन। फिर इससे मेरे स्टूडेंट से पूछा जाता है, छकाने के लिए पूछते हैं, अच्छा बताइए लोक प्रशासन बड़ा है या प्रशासन बड़ा है? तब बोलेंगे निश्चित रूप प्रशासन व्यापक अवधारणा है और लोक उसमें एक उपसर्ग है जो उसके क्षेत्र को सरकार तक सीमित कर देता है। क्लियर है? फिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, ये दोनों में क्या फर्क है? दोनों के बराबर है? बोले नहीं, जो सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं वह लोक प्रशासन हुआ, और जो निजी हाथों में काम करते हैं, व्यक्ति व्यापार वाणिज्यिक व्यावसायिक हाथों में काम करते हैं, उसको निजी प्रशासन कहते हैं। दोनों में मूल अंतर क्या है? लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो होता है लोगों का सेवा करना होता है और सीमांत मुनाफा कमाना होता है, और निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना, व्यवसाय करना और मुनाफा कमाना होता है। आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या संबंध है? तो पिछले दिनों जो एलपीजी या पोस्ट एलपीजी का फेज चला, उससे क्या हुआ? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे के तकनीकों का, मूल्यों का साझा कर रहे हैं, और आज लोक प्रशासन, निजी प्रशासन कार्यात्मक रूप से एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसा कि हम PPP में देखते हैं। क्लियर है? PPP क्या है? तो इसको हम लोग सार्वजनिक निजी सहभागिता कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों साझा प्रबंधन करते हैं या साझा व्यवस्था करते हैं। समझ रहे हैं? उसमें बहुत तरह का पैटर्न होता है, कहीं संगठन लोक प्रशासन का होता है, प्रबंधन निजी प्रशासन का होता है वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से काम करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है लोक प्रशासन का विषय का विकास कहाँ हुआ? तो आप बतलाएंगे लोक प्रशासन विषय का विकास अमेरिका में हुआ है, और वुड्रो विल्सन जो अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक हुए। तो भारत में लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो भारत में महादेव प्रसाद शर्मा लोक प्रशासन के जनक है। वे सागर विश्वविद्यालय में पहली दफा लोक प्रशासन के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। भारत में लोक प्रशासन का विषय का विकास थोड़ा देर से क्यों हुआ? इसका कारण था कि भारत में उपनिवेशिक शासन था, और उपनिवेशिक शासक नहीं चाहते थे कि भारत में इसका विकास हो। 1919 में जब प्रांत स्तर पर द्वित्व शासन लागू हुआ या प्रावधान किया गया, तो स्थानांतरित विषय में लोक प्रशासन, स्थानीय स्वशासन चला गया। तभी लोक प्रशासन का महत्व भारतीयों को समझ में आया, और लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली दफा में पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन और स्थानीय स्वशासन विषय जुड़ा, और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। तो महादेव प्रसाद शर्मा चूंकि लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर है, इसलिए उन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा बताइए आप कि विकसित देश और विकासशील देशों में लोक प्रशासन क्या बराबर है या अलग है? वैसे तो दोनों देश अलग है, दोनों की परिस्थितियां अलग है, तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन भी अलग होगा। लोक प्रशासन जो विकसित देश का होता है वहाँ प्रबंधन पर ज्यादा जरूर होता है, और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ विकास पर ज्यादा बल दिया जाता है। आज एलपीजी के युग में क्या विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे के करीब आए हैं या दूर हो गए? नहीं, आज एलपीजी के दौर में लोग विकसित देश और विकासशील देश दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और आज दोनों लगभग एक समान समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक समान अभिशासन को साझा कर रहे हैं, और आज एक समान कह सकते वैश्विक संविधानवाद जैसी स्थिति है जिसका अनुपालन विश्व के सभी देश को करना होता है। देयर इज नो कंफ्यूजन? यहाँ तक तो कंफ्यूजन। अब बतला सकते हैं आप अभी शासन में क्या फर्क हुआ? तो अभी प्रशासन में क्या फर्क हुआ? तो अभी शासन को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नेंस, और शासन को भी अंग्रेजी में गवर्नेंस से कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बोल रहे हो तो अभी शासन हो गया, सामान्य परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो तो शासन हो गया। फिर शासन और प्रशासन में फर्क क्या हुआ?
तो शासन जो हुआ वह प्रशासन के एक अंतर में आता है। जैसे आप देखते हो प्रशासन में सरकार के तीनों अंग आए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो कार्यपालिका को जो राजनीतिक कार्यपालिका है जैसे शीर्ष पर होते हैं उसी के लिए आमतौर पर शासन शब्द इस्तेमाल होता है। अब मेरे को बताएंगे सुशासन, नाम सुना होगा आपने, सुशासन किसको कहते हैं? व्हाट इज गुड गवर्नेंस? आप बतला सकते हैं? गुड गवर्नेंस वैसे तो व्यवहार में सदियों पुराना है, मौर्य काल, मुगल काल वगैरह में भी किसी न किसी रूप में रहा है। हमारी व्यवस्था में जो देखते हैं मतलब कह सकते हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सब कंसेप्ट रहा है, शुभ लाभ रहा, ये सब गुड गवर्नेंस। अशोक का धर्म, अकबर का सुलेह कुल, ये सब गुड गवर्नेंस के। लेकिन मौजूदा रूप में जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो 1992 में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए दिया था। और विश्व बैंक का मानना था कि विकासशील देशों में जो समस्या है वो गवर्नेंस के कमी की वजह से, और इसलिए उसने सुझाव के रूप में गुड गवर्नेंस दिया था, जिसको सुशासन कहते हैं या श्रेष्ठ अभिशासन कहते हैं। उसमें विश्व बैंक ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आउट किए थे कि सबसे पहला नियमित चुनाव हो ताकि राजनीतिक वैधता हो, लेजिटिमेसी हो, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो। फिर संतुलित अभिशासन यानी सब जाति, धर्म, भाषा सबका शासन में भागीदारी हो। विधि का स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका का स्वतंत्रता हो, विधि का शासन हो। फिर चौथा राजनीतिक जवाबदेहिता और राजनीतिक व्यवस्था जो अपनी जवाबदेही समझे। पांचवा प्रशासनिक सुधार हो। प्रशासनिक सुधार का मतलब क्या हुआ? प्रशासन में निरंतर गुंजाइश हो उन्नयन का। फिर सब समाज की भागीदारी हो, मतलब एनजीओ वगैरह को शामिल किया जाए। और फिर सूचना और व्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो ये सब पॉइंट दिए थे विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को। बिहार का चुनाव, बिहार में सुशासन पर बड़ा जोर दिया जाता है। वर्तमान सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या बिहार में सुशासन है? तो आप क्या बोलोगे? तो बोला यस, बिहार में सुशासन है, लेकिन अभी और भी इस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है। समझ रहे कैसे आप बोलते हैं बिहार में सुशासन है? यहाँ तो सब चीज चौपट। ये तो बोले सुशासन एक विषय पर अवधारणा है। यहाँ विधि का शासन है। यहाँ पर आप देख रहे हो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सरकार काम करती है। सांप्रदायिकता की बात हो सब, या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे कह सकते हो संरक्षण की बात हो, आपराधिक संरक्षण का, सब पर सरकार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 7 निश्चय कार्यक्रम जैसे महत्वाकांक्षी योजना यहाँ चल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए बिहार में काफी हद तक गुणवत्तापूर्ण शासन है, और इस मायने में बिहार में सुशासन कहा जा सकता है। आप देखोगे फिर इसमें एक प्रशासन की पारिस्थितिकी क्या होता है? बोले प्रशासन का पारिस्थितिकी का उदाहरण हुआ जैसा प्रशासन और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है कि जैसे राज्य व्यवस्था प्रशासन को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी है। अर्थव्यवस्था प्रशासन को प्रभावित करते भी है, होते भी है। सामाजिक व्यवस्था राज्य प्रशासन को प्रभावित करते भी है, होते भी है। भौगोलिक व्यवस्था और वैधानिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, प्रौद्योगिक व्यवस्था, सब क्या है? लोग प्रशासन के पारिस्थितिक घटक है जो प्रशासन को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी। क्लियर है? और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित लोक प्रशासन का विषय का विकास कहाँ और कब हुआ? तो बोले लोक प्रशासन विषय का विकास 1887 में अमेरिका में हुआ। तो उस हिसाब से देखा लोक प्रशासन करीब 133 वर्ष पुराना विषय हो गया। और 133 वर्ष का जो इतिहास है काफी उतार चढ़ाव भरा है, इसलिए हम लोग इसको कई चरणों में बांटकर व्याख्या करते हैं। पहला चरण 1887 से शुरू हुआ, 1926 तक चला, जिसको राजनीति प्रशासन विभागीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। दूसरा 1927 से 37 तक चला, जिसको हम प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहते हैं। तीसरा चरण 1938 से 1946 तक चला, जिसको हम लोग, या 47 तक बोल सकते हो, 46, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुनौतियों का काल कहते हैं। 48 से 1970 तक को हम
पहचान संकट का काल कहते हैं। 71 से लोक नीति परिप्रेक्ष्य का काल हुआ शुरू। 90 के बाद एलपीजी का शुरुआत हो गया, जैसे छठा चरण आज के तारीख में हम लोग कहते हैं। और फिर 21वीं सदी में 2004-5 के बाद एक नया जो ई गवर्नेंस के आगमन से गवर्नेंस का काल शुरू हो गया, पब्लिक गवर्नेंस का। इस प्रकार आप देखते हो, वैसे तो किताबों में 5 चरण, इन जनरल हम लोग 7 चरण की बातें करते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। लोक प्रशासन के कुछ विचारक का नाम बोले तो लोक प्रशासन के कुछ जैसे वुडरो विल्सन हुए, एल.डी. वाइट हुए, फिर आप कह सकते हो साइमन हुए, लूथर गुलिक हुए, उर्विक हुए, हेनरी फ्यूएल हुए, गुडनो हो वगैरह। लोक प्रशासन में कुछ लिखी हुई पुस्तकों का नाम बोलिए। तो पहला तो पुस्तक या आर्टिकल जो छपा था प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आप कह सकते हो पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। तो ये सब आप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 9 लोक प्रशासन में 9 क्या है? तो 9 लोक प्रशासन में नया ये है कि 9 लोक प्रशासन 60 के दशक में विकसित हुआ है और इसमें सामाजिक समता पर बल दिया गया है। इसके पहले दस्ता पर बल दिया जाता था। 9 लोक प्रशासन में समता पर या सामाजिक समता पर या फिर कह सकते हो प्रभावकारिता पर बल दिया गया है। अभी जो 90 में 9 लोक प्रबंध आया, उसमें क्या चीज पर बल दिया गया है? उसमें आप कह सकते हो मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता तीनों पर बल दिया गया है, यानी 3 E's पर बल दिया गया है। इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, तीनों पर बल दिया गया है। 1992 में 9 लोक प्रबंध आया और 2004 में 9 लोक सेवा उपागम का उल्लेख मिलता है, जिसमें सेवा पर वर्कआउट किया गया है। कहा गया है कि नागरिकों को जो प्रशासन सेवा देती है वो नागरिकों का अधिकार है, वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा कोई उपकार नहीं है, बल्कि वो नागरिकों का अधिकार है जो उनको देना ही देना। इसलिए आप देखते हो कि 2004-5 या 2021वीं सदी के प्रथम दशक में अधिकार मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे और विभिन्न प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए। बिहार को ही ले लो, बिहार में सूचना का अधिकार, जन शिकायत निवारण का अधिकार, सेवा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार पिछले दिनों जोड़े गए नहीं, ये अधिकार मुद्दों पर बल देता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो इस टॉपिक में जो ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी इंटरव्यू पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ जिसको संगठन कहते हैं, वो थिंकर पोर्शन भी कहलाता है। उसे क्वेश्चन किया आपने प्रशासनिक सिद्धांत पढ़े हैं, कौन सा सिद्धांत आपसे विचार सिद्धांत आपको अच्छा लगा? तो जैसे प्रशासन में बहुत सारी विचारधारा है या सिद्धांत है, जैसे आप देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, प्रशासन, फिर मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रणाली उपागम, और फिर आप कह सकते हो आज के तारीख में कंटीजेंसी उपागम। ये सब सिद्धांत उपागम है जो लोक प्रशासन में पढ़ने होते हैं। लोक प्रशासन में सिद्धांत जो शब्द होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा एकदम बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रहता है। इसलिए कहीं विचारधारा, कहीं दृष्टिकोण, कहीं उपागम भी इसके जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन सोशल साइंस है, ये बिहेवियरल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है कि उसके बाद एकदम सटीक मापदंड यहाँ लागू होता। आपसे यही पूछा सकता है लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान या कला? तो आप बोलोगे लोक प्रशासन व्यवहार में एक कला है और विषय के रूप में उभरता हुआ विज्ञान है। और आज लोक प्रशासन का क्षेत्र तो इतना व्यापक हो गया कि दर्शन जैसा हो गया है। जैसा कि आप देखते हो मार्शल ई डिमो का डिफिनेशन है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र आज इतना व्यापक हो गया कि जीवन का दर्शन मानव के, लोक प्रशासन का दर्शन जीवन दर के दर्शन, मानव जीवन के दर्शन के समान आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो आप इंटरव्यू में तैयारी करते समय ना बेसिक पर वर्कआउट करो। कुछ किताबों का नाम देख लो, कुछ थिंकर का नाम देख लो, कुछ डाटा ईयर वगैरह देख सकते हो कि जैसे भारत में लोक प्रशासन का अध्यापन कब से शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, व्यवस्थित अध्यापन तो आपका 1948 में जब सागर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का विभाग बना और पृथक विभाग बना, और 1959 में
लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का पहला पीजी डिपार्टमेंट बनाया गया। क्लियर है? तो ग्रेजुएट डिपार्टमेंट सागर यूनिवर्सिटी में और लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट बना। क्लियर है? और विश्व में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो सैराकस विश्वविद्यालय में 1924 के दशक में ही स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। आप वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन के जनक क्यों मानते हो? तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक मानने का वजह है कि वुडरो विल्सन का जो लेख आया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के प्रकाशन के बाद लोक प्रशासन का व्यवस्थित अध्यापन शुरू हुआ। कुछ लोग लोक प्रशासन में वुडरो विल्सन को जनक क्यों नहीं मानते हैं या मानने से गुरेज क्यों करते? तो ये बोल सकते हो कि लोक प्रशासन में जो लोक प्रशासन का विषय जनक वुडरो विल्सन, इस पर किसी को कोई गुरेज नहीं है। हाँ, 1887 से आरंभ माना जाए या 1900 से आरंभ माना जाए, इस पर जरूर गुरेज है, क्योंकि 1887 के बाद काम रुक गया और 1900 से व्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ। जब गुडनो की पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आया तो माना जाता है तभी से लोक प्रशासन का सही तौर पर विकास शुरू हुआ। तो उस हिसाब से गुडनो को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा गया। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपसे पूछा सकता संगठन पे या थिंकर पे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आप नौकरशाही सिद्धांत, जैसे आपसे पूछा था कि आप प्रशासनिक सिद्धांत पढ़े, बोले हाँ पढ़े। आपको कौन सा विचारक सबसे अच्छे लगे? अब इसमें आपको बड़ा सिलेक्टिव आंसर, बड़ा सोच समझ के उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप वुडरो विल्सन बोलते हो या फिर आप एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हो या मैक्स वेबर बोलते हो, तो आप तैयार हो, उससे दूसरे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए आंसर देने के पहले आप सोच लो कि आप उससे संबंधित थोड़ी जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो। अब जैसे बोला टेलर का, मैंने सर टेलर का वैज्ञानिक, टेलर मेरे को बहुत पसंद आया, मैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है क्या? तो आप बतला सकते हो एक विचारधारा है, दृष्टिकोण है, जिसकी मान्यता है कि संगठन के प्रबंधन वैज्ञानिक तौर तरीकों से किए जाने पर अधिकतम दक्षता और निष्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को मानसिक क्रांति क्यों कहा जाता है? इसने श्रमिक और प्रबंध दोनों के सोच में बदलाव लाया और बतलाया कि दोनों का हित परस्पर टकराव में नहीं है बल्कि सहयोग में। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को मानसिक क्रांति कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का और भी विचारक का नाम बतलाओ तो चार्ल्स बेबेज लो, फ्रेडरिक हेल्से लो, टाउने लो, और ये सब पहले के विचारक है। इसके अलावा अब मेटकॉफ लो, फिर ये कह सकते हो क्या कहते हैं हाथवे हुआ है, फिर आप ले सकते हो लिलियन फ्रैंक मैग्रेथ, हाँ मैग्रेथ और लिलियन, ये सबको आप ले सकते हो। समझ? गैंट्स एंड फ्रैंक गैंट्स एंड लिलियन ग्रैंट, ये सबको ले सकते हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन में टेलर ने क्या तकनीक सजेस्ट किया था? तो आप बता सकते हो टेलर ने प्रबंध में अपवाद का सिद्धांत दिया, प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण का सिद्धांत दिया। फिर आप बता सकते कि टेलर ने समय अध्ययन विधि, गति अध्ययन विधि वगैरह पर वर्कआउट किया। तो ये सब पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये सब टेलर द्वारा सुझाया गया था। क्लियर है? तो प्रबंध में अपवाद का विचार क्या होता है? तो प्रबंध में अपवाद का विचार का अर्थ होता है कि प्रबंध श्रमिकों के हर व्यवहार का प्रबंधन ना करे, केवल अपवादात्मक व्यवहार का प्रबंधन करे। यानी जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से बहुत अच्छा करे उसे पुरस्कृत करे, और जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से बहुत खराब करे उसे दंडित करे। प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण क्या होता है? तो सर एक श्रमिक को अगर एक ही विषय पर, सभी विषय पर एक ही पर्यवेक्षक मार्गदर्शन करेंगे तो वैज्ञानिक प्रबंध संभव नहीं। इसलिए टेलर ने प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण का अवधारणा दिया, जिसके तहत एक श्रमिक को 8 अलग अलग विषयों पर 8 अलग अलग पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन का प्रावधान किया गया। अच्छा, द्विविभेजीकृत मजदूरी व्यवस्था क्या है? इसमें मजदूरी को निष्पादन के साथ जोड़ा गया है और कहा गया है कि निष्पादन के आधार पर मजदूरी दिया जाना चाहिए। इसमें एक निर्धारित निष्पादन निर्धारित किया गया है और जिसमें निम्न दर पर मजदूरी दिया जाता है।
उस स्तर पर पहुंचने के बाद बोनस दिया जाता है और उसके ऊपर उच्च स्तर पर मजदूरी देता है ताकि मजदूर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए सोचे। सोलिडरिंग फिनोमेना आपने पढ़ा होगा, वैज्ञानिक प्रमाण सिद्धांत, वो क्या है? तो सोलिडरिंग फिनोमेना आप कह सकते हो एक बेसिकली तकनीक है, एक मानसिकता है जिसमें श्रमिक जानबूझकर अपने निष्पादन को कम रखना चाहते हैं। इसका दो कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है शारीरिक मानसिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। शारीरिक यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता सीमित होती है, इस कारण वह निष्पादन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, और दूसरा मनोवैज्ञानिक के वह जानबूझकर निष्पादन कम रखता है ताकि लोग उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें। क्लियर? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो ये सब टॉपिक पर वैज्ञानिक प्रमाण सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है कि ये सिद्धांत जो है मनुष्य को मशीन मानता है और संगठन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम पर विचार नहीं करता है। क्योंकि अमेरिका में डेवलप हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था में डेवलप हुआ, तो ये भी इसका भय है कि श्रमिकों का शोषण का तरीका है, जैसा कि मार्क्सवादी आलोचक मानते हैं। हेनरी फेयल और टेलर में कुछ अंतर बतला सकते हैं आप? यस, हेनरी फेयल और टेलर में अंतर यह है कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत डेवलप किया और हेनरी फेयल ने प्रशासनिक सिद्धांत विकसित किया। टेलर ने प्रशासन के कुछ तकनीक दिए, प्रबंध के तकनीक दिए, और हेनरी फेयल ने प्रशासन के कुछ प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कोई प्रिंसिपल्स का नाम बताइए? आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, फिर कह सकते हैं केंद्रीकरण का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत वगैरह वगैरह। आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता के सिद्धांत में क्या फर्क हुआ? तो आप बतला सकते हो कि आदेश की एकता में एक अधीनस्थ को एक वरिष्ठ मार्गदर्शन दे जाने का प्रावधान है, जबकि निर्देश की एकता में एक योजना के लिए एक प्रधान का प्रावधान है। वेरी गुड। चलिए आप बतलाइए, स्केलर प्रक्रिया भी सुना होगा, पद सोपान भी सुना होगा, दोनों में फर्क क्या है? स्केलर प्रक्रिया में जैसा कि आप जानते हो सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, और पद सोपान में कार्य के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गैंग प्लान क्या है? गैंग प्लान हेनरी फेयल द्वारा दिया गया है, जिसको हिंदी में स्तर लांघना कहते हैं, जिसमें पद सोपान के जटिलता को दूर करने के लिए सजेस्ट किया गया, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति आदेश श्रृंखला का उल्लंघन करके सीधा संबद्ध कर्मचारी से या अधिकारी से संपर्क कर सकता है। जरूरी है कि इसके पहले जिनसे संपर्क हो रहा अपने अपने वरिष्ठों से इसकी इतला दे, इसकी सूचना दे दी। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। नौकरशाही सिद्धांत और लोक सेवा, इन सब में क्या संबंध, कुछ बता सकते हैं आप? यस, लोक सेवा, नौकरशाही और नौकरशाही सिद्धांत, ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। लोक सेवा तो वर्चुअली असैनिक सेवा, जो कार्यपालिका शाखा का जो अस्थायी भाग होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नौकरशाही एक संगठन है जो किसी भी बड़े विशाल संगठन में स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है, और इसलिए लोक सेवा में भी नौकरशाही के गुण मौजूद होते हैं। नौकरशाही को व्याख्या करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे विचारधारा है। उसमें एक विचारधारा मैक्स वेबर ने डेवलप किया जिसका नाम नौकरशाही आदर्श प्रतिमान है। वेरी नो कंफ्यूजन। नौकरशाही कहाँ कहाँ पाया सकता है? तो नौकरशाही सार्वभौमिक अवधारणा है, वह हर जगह पाया सकता है। धार्मिक संगठनों में पाया सकता है, वाणिज्यिक संगठन में पाया जा सकता है, सैनिक संगठन में पाया सकता है, प्रशासनिक संगठन में पाया सकता है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसके कुछ गुण है, और वो गुण मौजूद है तो नौकरशाही विद्यमान माना जाता है। यानी बड़े संगठनों की प्रवृत्ति होती है नौकरशाही संरचना विकसित करने का। जैसे जैसे संगठन बड़ा होते चल जाता है, नौकरशाही ढांचा अपने आप विकसित हो जाता है उसके अंदर। क्लियर? वेरी नो कंफ्यूजन। तो ये सब पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार उन लोग के लिए। फिर और भी इंटरव्यू में आपसे पूछा सकता है मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रतिमान है वो कब विकसित हुआ था? बोले 1920 में डेवलप हुआ था, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। ये शुरू में जर्मन भाषा में था, फिर ये बाद में ये इंग्लिश में रूपांतरित हुआ। कब? 1947 में एंडरसन एंड टालकोट पार्थन द्वारा। फिर आप कह सकते आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बतलाइए आप
कि नॉकर हेनरी फेल और मैक्स वेबर में फर्क क्या हुआ। तो मैक्स वेबर और हेनरी फेल में फर्क ये हुआ कि मैक्स वेबर जो है वह नौकरशाही आदर्श प्रतिमान प्रतिपादित किए है और हेनरी फेल प्रशासनिक सिद्धांत डेवलप किए जिसमें उन्होंने प्रशासन के सिद्धांत विकसित किए हैं, प्रिंसिपल 14 सिद्धांत विकसित किए हैं और मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकसित किया। लोक प्रशासन में नौकरशाही आदर्श प्रतिमान का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन का ढांचा नौकरशाही होता है, इसलिए नौकरशाही सिद्धांत का लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्व है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। लोक प्रशासन में इनफैक्ट उसका ढांचा जो होता है नौकरशाही होता है और उसका उद्देश्य जो होता है लोकत्व होता है, यानी पब्लिकनेस। यानी एक व्यक्ति का उद्देश्य प्राप्ति इसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि एकाधिक व्यक्ति का उद्देश्य इसका लक्ष्य होता है और ढांचा नौकरशाही होता है। ये लोक प्रशासन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुए। फिर आपसे पूछा सच बतलाओ लूट प्रणाली का नाम, जो मैं पीछे थोड़ा बोल रहा हूँ, लूट प्रणाली का नाम सुना होगा, ये क्या है? तो मतलब लूट प्रणाली 1825 में अमेरिका में आरंभ हुआ। इसको स्पायर सिस्टम कहते हैं। स्पायर सिस्टम जैक्सन द्वारा शुरू किया गया था और इनका मानना था कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बेकार हो जाते हैं और उस नए सिरे से प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। क्लियर है? राजनीतिक प्रशासन विभागीकरण क्या हुआ? तो राजनीतिक प्रशासन विभागीकरण वुडरो विल्सन ने 1887 में लाया, जिसे बतलाया कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग काम है। राजनीति का काम नीति का निर्धारण करना है, प्रशासन का काम नीति का क्रियान्वयन करना है। वुडरो विल्सन ऐसा क्यों कहते हैं कि संविधान को बनाने से कहीं अधिक कठिन संविधान को चलाना है? यस, एक्चुअली संविधान को बनाने के क्रम में बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीज होते हैं जो निर्माण के क्रम पर नजर नहीं आते हैं, जो क्रियान्वयन के क्रम में ही नजर आते हैं। इसलिए संविधान को बनाने से कहीं ज्यादा कठिन संविधान को चलाना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, कैसे बताइए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी हैं, तो मतलब लोक प्रशासन का पहली पुस्तक कब आया? तो पता चला लोक प्रशासन का पहली पुस्तक 1812 में चार्ल्स जिन बॉनिन द्वारा आया था और उस किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। फिर अगर आपसे कोई पूछा जाता है ये बतलाइए चार्ल्स डी बॉनिन, हाँ ठीक है, ये बताइए कि लोक प्रशासन का ये पहला अर्थ और विषय क्षेत्र कब परिभाषित किया गया? तो बतला सकते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1756 में हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ में लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र को सबसे पहले परिभाषित किया था। फिर आपसे पूछा सकता है बतलाइए कि लोक प्रशासन में आप जो मानव संबंध सिद्धांत को किस तरह देखते हैं? तो मतलब मानव संबंध सिद्धांत संगठन में पहला सिद्धांत है जिसने मानवीय पक्ष पर फोकस किया था, इसलिए इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके प्रतिपादक जॉर्ज एल्टन मेयो हैं। अच्छा, हाउथर्न परीक्षण के बारे में बतलाइए। तो हाउथर्न परीक्षण औद्योगिक मनोविज्ञान में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला अनुसंधान कार्य है, जो 8 वर्षों तक चला था। 24 से आरंभ हुआ था, 32 तक चला था और ये 4 चरणों में था। पहला प्रदीपन परीक्षण, फिर दूसरा मास रिले असेंबली टेस्ट परीक्षण, फिर इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और फिर लास्ट में था बैंक वायरिंग परीक्षण। फिर एक एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्री भी एक अलग था जो बाद में हुआ था। फर्स्ट इंक्वायरी, ये जो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो 1923 में फिलाडेल्फिया के कॉटन मिल में संपन्न हुआ था जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा, जिसे वो फर्स्ट इंक्वायरी कहते हैं। क्लियर है? मानव संबंध सिद्धांत को आप व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? तो मानव संबंध सिद्धांत चूंकि मानवीय पक्ष पर वर्कआउट करते हैं, तो इस संदर्भ में हमें ये देखना होगा कि हमारे संगठन में जितने कर्मचारी काम करते हैं या हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं वे सब मानव हैं, सब उनके मूल्य हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी इच्छाएं हैं और उनको जगह मिलनी चाहिए और उसके साथ ही संगठन का प्रबंधन किया जाना चाहिए। फिर आप बता सकते टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत में आप दोनों में श्रेष्ठ किसको मानते हैं?
तो मैं दोनों को बराबर मानता हूँ। एक तकनीक प्रदान करता है, एक मनोविज्ञान प्रदान करता है, और एक विज्ञान है, एक मनोविज्ञान है, और दोनों के सहयोग से ही प्रबंधन, प्रशासन, शासन तो चलता है। इसलिए दोनों का अपना अपना वजूद है, दोनों का अपना प्रासंगिकता है। लेकिन आज दोनों का महत्व है, आज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक तरफ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की क्षेत्र है विकास, तकनीक या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के महत्व को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय व्यवहार की बढ़ती जागरूकता, जटिलता मानव संबंध सिद्धांत को जगह दे रहा है। दोनों का अपना महत्व है। नौकरशाही सिद्धांत आज के तारीख में क्या अपनी प्रासंगिकता खो दिया। नौकरशाही सिद्धांत 1920 में हमें पश्चिमी संस्कृति और परिस्थितियों को देखकर विकसित हुआ था। वह उस परिस्थितियों के आलोक में डेवलप हुआ है। आज परिस्थितियां बदल रही है, इस आलोक में कुछ समायोजन की गुंजाइश है। सैद्धांतिक रूप से यह प्रतिमान आज भी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में इसमें कुछ संयोजन किए जाने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा बतलाइए, मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है उसका कालक्रम में किसने स्थान लिया। तो विकासशील देशों में मैरिक्स द्वारा प्रतिपादित जो कह सकते हो इकोलॉजिकल अप्रोच, वो नौकरशाही का स्थान लिया है। और रेक्स ने प्रिज्मेटिक साल मॉडल डेवलप किया है, जो कहा है कि पश्चिम विकासशील देशों की व्यवस्था अलग है, यहाँ पर संपार्श्विक साल प्रतिमान ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मैक्स वेबर का नौकरशाही प्रतिमान फिट नहीं बैठता है। बतला सकते हैं व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। तो व्यवहारवादी विचारधारा 1940 के दशक में डेवलप हुआ। हर्बर्ट साइमन इसके प्रतिपादक है, जो संगठन का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। संगठन व्यवहार में क्या कार्य करता है, कैसा आचरण करता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे संगठन करता है, कैसे लोगों को मैनेज करता है, वगैरह वगैरह। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत से कैसे भिन्न है। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत का बिल्कुल उलट है। शास्त्रीय सिद्धांत में संगठन का भावात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है, इसमें वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, उसमें क्या होना चाहिए सैद्धांतिक पक्ष पर ज्यादा बल देता है, इसमें जो वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में होता है उस पर बल दिया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा में कुछ और विचारकों का नाम बोले तो हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, फिर मैकग्रेगर हो गए, फिर मैस्लो हो गया, हर्सबर्ग हो गया, रैंस लिकट हो गए, वगैरह वगैरह, क्रिस एर्गरिस हो गए वगैरह। प्रणाली उपागम का नाम सुना है। यस, प्रणाली क्या होता है। प्रणाली कह सकते अंतर संबंधित घटकों का वह संकुल है जो आपस में मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते, उसको हम प्रणाली कहते हैं। बहुत सारे घटक एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो एक टोटलिटी का निर्माण करते उसको हम सिस्टम कहते हैं। क्लियर। ये समाज एक सिस्टम हुआ, समझ रहे हैं। प्रकृति एक सिस्टम हुआ, शासन एक सिस्टम हुआ, बहुत सारे घटक सब जुड़ जाता है और एक शासन बन जाता है, समझ रहे। फिर प्रणाली सिद्धांत क्यों आया, कब आया। तो प्रणाली सिद्धांत 1950 के दशक में आया और यह सभी सिद्धांतों का जोड़ है, क्योंकि जितने सिद्धांत थे पिछले जो डेवलप हुए वो सब संगठन के एक पक्ष पे दूसरे पक्ष पे अध्ययन कर रहे थे, कोई संपूर्णता में अध्ययन नहीं कर रहा था, और पर्यावरण पक्ष पर तो कोई भी अध्ययन नहीं कर रहा था। इसलिए यह सिद्धांत डेवलप हुआ। इसमें संगठन का संपूर्णता में और साविकता में अध्ययन किया जाता है। एंट्रोपी नाम सुना आपने। यस, एंट्रोपी क्या होता है, आत्मनाश की प्रवृत्ति। कहा जाता है कि संगठन की प्रवृत्ति क्या होता है, आत्मनाश की होती है। यानी संगठन धीरे धीरे किधर होता है, आत्मनाश की ओर बढ़ता है। यदि वो बंद है तो और जल्दी आत्मनाश की ओर बढ़ता है, खुला है तो थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन संगठन की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होता है, आत्मनाश की होती है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताइए संगठन में प्रणाली उपागम के प्रतिपादक कौन है। तो साइमन, मार्च इसमें इसके जनक माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें हेयर हुए, फिर सीएट हुए, थॉमसन हुए, ये सब का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सब जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया, या संगठन में या लोक प्रशासन में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसका उत्तर क्या होता है, उसका एक नरेशन करने का प्रयास किया। अभी आगे मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और भी आगे इसमें और भी जोड़ूंगा। आपको इस तरह से तैयार करना है, और आपको कोई भी किसी तरीका से अगर सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी
आपको आपके लिए हाई टाइम है अपने को तैयार करने के लिए। और ये चूंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है और अभी आपके पास अवसर है कि इसको अगर आप में कुछ कमी है तो आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता हो तो। फिर संगठन में और क्या चीज देखना है, तो संगठन में थ्योरी के अलावा आप प्रिंसिपल्स देख लो। प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि पद सोपान क्या है, आदेश की एकता क्या है, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत क्या है, ये सब। ग्रेकुनाज ने क्या फॉर्मूला डेवलप किया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। ग्रेकुनाज का ने फॉर्मूला में मतलब कैसे अप्रासंगिक है, अपर्याप्त क्यों है, वो बतलाना होगा आपको। फिर केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, प्रत्यायोजन में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। समन्वय और सहयोग में क्या फर्क है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सभी मैं आपको थोड़ा पहले बतला रहा था। पद सोपान और स्केलर श्रृंखला में क्या फर्क हुआ, ये मैंने आपसे गेम प्लान पूछा था। आदेश की एकता क्या होता है, तो आदेश की एकता होता है कि एक अधीनस्थ को एक ही ओर से आदेश मिलना चाहिए। यह सिद्धांत आज के तारीख में अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, क्योंकि आज जो जटिल संगठन है उसमें यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति सभी विषयों के जानकार हो और वह प्रभावी मार्गदर्शन दे सके। इसलिए आज एक अधीनस्थ को विभिन्न मार्गदर्शकों की जरूरत होती, पर्यवेक्षकों की जरूरत होती। फिर आप कह सकते हो कि समन्वय और सहयोग में फर्क क्या हुआ, बोले समन्वय व्यापक अवधारणा है। हर सहयोग समन्वय नहीं होता, लेकिन हर समन्वय सहयोग होता है। यानी सहयोग और समकालिकता दोनों जुड़ जाते हैं तभी समन्वय बनता है। समझ रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच में जो प्लेयर खेलते हैं या फुटबॉल मैच में जो आप सभी सहयोग कर्मचारी प्लेयर्स को देखते हैं, वो कोऑर्डिनेशन रहता है, वो सहयोग नहीं रहता। सहयोग से फुटबॉल मैच जीता नहीं जा सकता है, समन्वय से जीता जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर एयर ट्रैफिक होते हैं, प्लेन चलते हैं, रेल चल रहे हैं, बसें चलते हैं, इतने बड़े बड़े संगठन चलते हैं और सब सुचारू रूप से चलते। कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन को इसलिए मोनी ने संगठन का पहला सिद्धांत कहा कि बिना नो कोऑर्डिनेशन नथिंग। कुछ अगर समन्वय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब चीज तो समन्वय पर ही चलते रहता है कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आप इसमें और पॉइंट आउट कर सकते हो केंद्रीकरण और संकेंद्रण, और फिर कह सकते हो में क्या फर्क हुआ। तो केंद्रीकरण में सत्ता का ऊपर जाना केंद्रीकरण कहलाएगा, एक बिंदु पर सत्ता का जमा हो जाना संकेंद्रण कहलाएगा। फिर आप कह सकते हो विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, विकेंद्रण, ये सब में क्या फर्क है। हस्तांतरण में, जिसको डिवोल्यूशन कहते हैं, हस्तांतरण को, विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रण को डिकॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ये सब पर भी क्वेश्चन, डेलीगेशन को प्रत्यायोजन कहते हैं। क्या फर्क है बतला सकता प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में। तो प्रत्यायोजन में कर्तव्य सौंपा जाता है और विकेंद्रीकरण में सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो प्रत्यायोजन जो हुआ एक फंक्शनल हुआ और विकेंद्रीकरण स्ट्रक्चरल हुआ। समझ रहे हैं। जैसे आप देखते हो भारतीय संविधान में प्रत्यायोजन भी है, विकेंद्रीकरण भी है। जैसे अनुच्छेद 246 है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का पृथक्करण कर दिया है, तो विकेंद्रीकरण हो गया। और प्रत्यायोजन कौन हुआ, अनुच्छेद 257 के तहत, 258 के तहत केंद्र अपना बहुत सारा कार्य राज्यों को सौंप सकते हैं। 258 ये प्रत्यायोजन हुआ। क्लियर। सो दिस इज बेसिक पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या कहते हैं, नियंत्रण विस्तार का बेसिक अर्थ क्या हुआ। तो आप बतला सकते कि नियंत्रण विस्तार का मतलब होता है अधीनस्थों का वो अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी नियंत्रण रख सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति 5 अधीनस्थों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकता है तो उसका नियंत्रण विस्तार 5 होगा, और कोई 10 अधीनस्थों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है तो नियंत्रण विस्तार 10 होगा। नियंत्रण विस्तार अवधारणा आज के तारीख में अप्रासंगिक क्यों होता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता इत्यादि के आगमन से बोर्ड प्रकार के संगठन या फिर आयोग प्रकार के संगठन से आज एक बड़े संख्या में एक व्यक्ति कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकता है। नियंत्रण विस्तार आज जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है और आज व्यापक तौर पर बढ़ गया। ये संगठन का आकार फ्लैटन हो रहा है, मैट्रिक्स संगठन जिसको हम लोग कहते हैं, कार्यात्मक संगठन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आपको जरा सा देख लेना चाहिए।
आपको कैसे आंसर क्या बोलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आंसर देते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। जैसे आपको मैंने तुरंत बताया कि इंटरव्यू का उद्देश्य जो है आपका नॉलेज को चेक नहीं करना है, बल्कि आपके विचार को जांच, आपके उस पक्ष को देखना है जिसे रिटन परीक्षा द्वारा चेक नहीं किया जा सका है या नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। यू हैव टू डेवलप OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। मतलब आप एक ऑफिसर जैसा, आप खुद सोचो कि यू आर एन ऑफिसर और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको कैसे मतलब प्रोफेशनली हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो, समझ रहे हैं। जैसे आपने जैसे तो कह सकते हो कि आप में संयम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, संसाधनों को सही तौर पर इस्तेमाल करने का गुण होना चाहिए, समझ रहे हैं, दूरदर्शिता होनी चाहिए, समझ रहे हैं, पहल प्रवृत्ति होनी चाहिए, सब ये सब का समावेश होना चाहिए, सब चीज को इस्तेमाल करिए। आप जस्ट सोचे कि आप एक ऑफिसर हो और आप आंसर दे रहे हो, आपसे पूछा जा रहा था कैसे आप आंसर दो, मतलब प्रैग्मेटिक आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरव्यूअर आंसर होना चाहिए, जो इंटरव्यू उम्मीद कर रहा है वैसा आंसर होना चाहिए। मेरे पास मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो गलत उत्तर दिए लेकिन इंटरव्यू को कन्विंस कर लिए, वो सेलेक्ट हो गए। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कितना कन्विंसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको इंटरव्यू में काफी सही तौर पर तैयारी करें और आप क्वेश्चन खुद बनाएं, उसका आंसर भी तैयार कर, पहले क्वेश्चन बनाए फिर आंसर बनाए और फिर आईना के सामने डिलीवरी करे, देखे आप, फिर उसको रिकॉर्ड कर ले, फिर सुने, फिर आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को बोले कि आप हमसे इंटरव्यू लो और आप उसका जवाब दें, और फिर आप बड़े कहीं बढ़िया जगह मॉक कर ले, 2-4 ज्यादा नहीं, कुछ मॉक कर ले, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इंटरव्यू में आपको काफी सतर्क, सावधान, सजग रहने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंजॉय।